प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक क्या होता है। तो हमने आपको समझाया था चुंबक के संदर्भ में, याद करिए चुंबक के बारे में बताए थे कि ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट और उनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वही पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और आपको समझाया था बेटा कि अध्ययन में सरलता हेतु चुंबक को प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ऐसे समस्त चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिलते हों प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक की जो विशेषताएं थी उन्हीं के आधार पे प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा बन गई। जैसा कि निधि ओझा जी जान रहे थे, प्राकृतिक चुंबक के संदर्भ में सबसे पहला टॉपिक था कि ये अनियमित आकार के होते हैं, इनका कोई फाइनली फिक्स शेप या साइज नहीं होती, लेकिन इनका चुंबकत्व तो बहुत हाई फाई होता है, चुंबकत्व तो बहुत अधिक होता है। और इनके चुंबकत्व को न तो आप कम कर सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न समाप्त कर सकते हो। तो शुक्ला जी, ऐसे समस्त चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिलते, बनते, प्राप्त होते हो, जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता हो, जिनका चुंबकत्व किसी भी विधि से बढ़ाया घटाया ना जा सके, वही चुंबक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक। याद करो पुरानी बातें। प्राकृतिक चुंबक के संदर्भ में आपको समझाए हुए थे कि ये अनियमित आकार के होते हैं और मैग्नीशिया देश में जो ब्लैकी स्टोन पाए गए हैं वही प्राकृतिक चुंबक हैं। और इनका उल्टा उल्टा बोल दीजिए, ऐसे समस्त चुंबक जो मानव निर्मित हो, जो हमारे आपके द्वारा बनाए जाते हो, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ऐसे समस्त चुंबक देवेश चंद पांडे जी जो निश्चित आकार और आकृति के हो, जिनका चुंबकत्व घटाया, बढ़ाया और शून्य किया जा सके, वही चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक। जैसा कि जो है निधि शुक्ला जी, कृत्रिम चुंबक कुल 3 प्रकार के होते हैं। क्षण के आकार का चुंबक दंड चुंबक या क्षण चुंबक कहलाता है। अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का जो चुंबक हो, जिसकी भुजाओं के बीच प्रबल चुंबकत्व हो, नाल चुंबक या यू चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के जूता वाला चुंबक कहा जाता है। और एक ऐसा चुंबक जो सुई नुमा आकृति में हो, जिससे हम दिशा का ज्ञान करें, दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल कहलाती है। और आपको बताए थे कि चुंबक के 6-7 गुण होते हैं। याद करो चुंबक के जो सब गुण थे। पहला कि यह लोहे का मैग्नेटाइटस या फिर 2O3 होता है। दूसरा, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। चुंबक का जो मूड़ी, जो सिरा उत्तर की दिशा में रुके है उसको उत्तरी ध्रुव कहें, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में रुके है उसको दक्षिणी ध्रुव कहें। और चुंबक हमेशा 2 ध्रुवों वाला होता है। चुंबक का चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ो करो, हर टुकड़ो पर्याप्त या पूर्ण चुंबक हुए हैं। 2 ध्रुव हर छोटे टुकड़े में विद्यमान हुए हैं। माने बोल सकते हो एकल ध्रुवी चुंबक वाला कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा कोई चुंबक बन ही नहीं सकता जो एक ध्रुव वाला हो। और चुंबक के सजाती ध्रुवों में अगली प्रॉपर्टी है प्रतिकर्षण पाया जाता है। कोई 2 चुंबक उत्तरी ध्रुव को पास लाए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दक्षिणी ध्रुव को पास लाए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और चुंबक के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण हुए हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हैं। और साथियों, एक लास्ट प्रॉपर्टी चुंबक की थी, चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। अगर कोई वस्तु
चुंबक के संपर्क में है तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है, वह भी चुंबक बन जाती है और लोहा निकल कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो सुस्मी के अनुसार आप समझ गए जो है कि चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। और बच्चों, चुंबक से संबंधित कुछ शब्दावली थी, जैसे याद करिए अमन शर्मा जी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और चुंबक का जो सिरा दक्षिणी दिशा में ठहरता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक और अन्य बिंदुओं पर प्रबलता कम हो जाती है। कल आपको दिखाए थे कि चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट हो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देयर आर 5 गुण आप चुंबकीय बल रेखा, देयर आर 5 गुण आप चुंबकीय बल रेखा। पहली, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ ज़्यादा पास होती हैं, सघन हुए हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ दूर दूर हुए हैं चुंबकीय तीव्रता क्षेत्र की कम हुए हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स लाइन नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखाओं का आदि और अंत नहीं स्पष्ट है कि गढ़वारा से होती हैं कि राम चौराहा से होती हैं, इनके आदि और अंत क्लियर या स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो है ढेर सारे गुण चुंबकीय बल रेखाओं के। और अब याद करो कुछ आकृतियों को जो हमारे जो है चुंबक से रिलेटेड पाठों में यूज होंगी, जैसा कि हमारे बीच नाम सुहाना उपस्थित हैं। हमने बताया था किसी धातु का ऊर्ध्वाधर तार हो सीधा चालक तार, इसे कहा जाता है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता किसी का भी हो सकता है। और यदि कोई तार वृत्त के आकार में मुड़ी हुई हो तो इसे कुंडली नुमा चालक तार कहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हो, सपुआ कहते ना कैसे से गोलिया जब बैठा रहा था कहते ना कि कुंडली मारे बा ना, तुम्हें यार कुंडली बनाए बा, कुंडली नुमा। अभी जल्दी कहा क्या है हमका दिखावा, अब हम कहाँ सांप लाएंगे क्या सुनी कहा कि हमका दिखावा। ऐसे ऐसे गोलियात और बाद ऐसे भाई बैठा था फनकार के, तो जब गोलियान बा वह कुंडली कहते ना कुंडली मारी बताओ, दिखा दे मैंने डिराइव के लिए। इधर देखा कुंडली नुमा चालक तार, डोंट एंग्री मी, लुक हियर। और साथियों, अगर कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका, क्या माने जिसमें जो है धारा प्रवाह ना हो, माने समृद्धि जी हंसते हुए जानो, जैसे रबड़ की कोई नलिका हो, प्लास्टिक की कोई नलिका हो, या दत्तिक कौनो नलिका हो, जैसे कागज कपिए मोड़ दे और उस पर कुंडली नुमा तार लपेट दो, तो यही समायोजन, यही फिगर सोलेनॉइड परिनालिका कहलाती है। रेमली डोली, यहाँ देखो जरा, ये कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका, अचालक पदार्थ की कोई एक बेलनाकार नलिका। अचालक पदार्थ बार बार कह रहे हैं, भूल जाओगे तुम लोग, माने रबड़ की, प्लास्टिक की, कांच की, कागज की कोई एक नलिका है। आदर्श अगर इसको कुंडली नुमा तार से ऐसे लपेट दे बेटा, तो इसी आकृति को हम कहते हैं परिनालिका, इसका और कोई नाम नहीं है।
ये चूँकि भारत में नहीं इसका जो है जन्म हुआ, कहीं और किसी देश में जानी गई, इसलिए इसका नाम ऐसा है। भारत में होता तो संजना जी, इसका नाम गुड्डू, करियऊ, मंगरू, ऐसे ढाई दिन जाता। तो सुनीता का आगे बुधाई। तो इस तरह से कार्य का तात्पर्य हुआ परिनालिका, सोलेनॉइड। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ी मजेदार बात बताऊंगा। तो यहाँ अनुराग सिंह पटेल जी, ये समझ में आ गया कि अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका को कुंडली तार से लपेट दे तो उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका। अगर कोई वृत्ताकार वलय, अंग्रेजी में रिंग, देहाती भाषा में छल्ला, तो अगर कोई वृत्ताकार वलय या रिंग हो अचालक पदार्थ की और उसको कुंडली में तार से लपेट दो, जैसे टायर की ट्यूब या जैसे गटैयम डाई की पनियम तैरे वाले चालक है, तो वह तरह से रबर वाली ट्यूब है अचालक पदार्थ की, बेलनाकार है वो ट्यूब, वृत्ताकार ट्यूब। तो निधि ओझा, अगर वृत्ताकार कोई नलिका हो अचालक पदार्थ की, देखा मिश ओझा, देखिए अचालक पदार्थ की वृत्ताकार नलिका, माने बोले तो वलय कोई, ये कोई एक वृत्ताकार वलय है अचालक पदार्थ पे, और अगर इसे कुंडलीनुमा तार से लपेट दे, कुंडलीनुमा तार से ऐसे 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 लपेट, आवाज नहीं, कुंडलीनुमा तार से ऐसे लपेट दे तो जानते हो क्या बन जाएगा, टोरायड, सिरा विहीन परिनालिका। क्या बन जाएगा ये, टोरायड, जैसे लागत है चौरायड, टोरायड। देखा ना दूसरे चौरावट की ऊपर लोग ये डोंट टेक मी, ये बच्चों आकृतियां हैं हमारे फिजिक्स में जिनका भरपूर प्रयोग होता है। अब आगे सुनिए, बहुत समय पहले लांग एगो एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड, बड़ा लंबा नाम था, लेकिन समृद्धि जी हम लोग इनका लास्ट वाला नाम शायद में यूज करेंगे। गौर फरमाइएगा, बहुत ऊंची बात बता के मर गया है ये, ध्यान देना, अरस्टेड, ठीक है। तो अब अरस्टेड साहब थे, इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया और उस प्रयोग के वजह से चुंबकीय फिजिक्स माने एक पूरी फिजिक्स चलने लगी। लोग उसी पे शोध, उसी से अनुप्रयोग, उसी से तमाम और चीज़ें खोजबीन करते रहे, जीरा बहस जारी रही और बहुत सारी जो हेडिंगें बनती गई और बनती जा रही है। तो आयशा जी कह रहे हैं सर समझाओ। तो अब देखो जरा, चाचा अरस्टेड थे, उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। क्या किया कि एक कुंडली नुमा, ध्यान से सुनना पहले तो प्रयोग के बारे में जान जाओगी। कोई एक जो है कुंडली नुमा चालक तार लिया, क्या लिया, जैसे ये, और अब इस कुंडली नुमा चालक तार में सुस्मित जी पेन बंद करके, यहाँ एक कुंडली नुमा चालक तार है इस तरह से, इस चालक तार से एक धारा मापी जोड़ दिया, धारा जो बहेगी उसकी गणना होगी। एक सेल जोड़ दिया, एक रेहास्टेट बहने वाली धारा को कम ज़्यादा करेगा, सेल के कारण जो है पथ में धारा बहेगी, ठीक है। क्या क्या जोड़ दिया फिर से बताओ। कुंडलीनुमा चालक तार है,
उसमें सेल जोड़ा, स्विच जोड़ा, धारा नियंत्रक जोड़ा, धारा मापी जोड़ा। सेल से धारा बहेगी, धारा मापी मापेगा और धारा नियंत्रक से धारा को कम ज़्यादा करेंगे। तो ये महोदय एक जो है कुंडली नुमा चालक तार ले लिए और सेल, स्विच और धारा मापी, धारा नियंत्रक अटैच किए, स्विच ऑन कर दिए। तो श्योर सर्टेन धारा बहने लगी किसमें? कुंडली में। यहाँ कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगी और जब कुंडली में धारा प्रवाहित हुई तो ये तो जनरल सी बात है, आप भी जान रहे हो कि जब कुंडली में सेल जोड़ देंगे या सेल से कनेक्टेड कर देंगे कुंडली को तो कुंडली में धारा बहेगी। अब ये एक चुंबकीय सुई लाए और उसे जैसे कुंडली के नज़दीक लाए उसमें डिफ्लेक्शन, सुई इधर उधर घूम गई। चलो चुंबकीय सुई इधर या उधर डिफ्लेक्शन, प्रतिकर्षण दिखा रही थी। और चुंबकीय सुई में प्रतिकर्षण तभी होगा जबकि वो किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के पास रहे। तो फिर बहुत तेज इनका जो ना शॉक लगा, ये नहीं क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बगल में चुंबकीय सुई डिफ्लेक्शन दिखा रही है। माने जब इसमें धारा बह रही है तो इस कुंडली में जब धारा बह रही है, कुंडली के इधर या इधर चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र बन गया, चुंबकीय गुण आ गया, कुंडली में चुंबक बन गई, तब तो चुंबकीय सुईयों में रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब इसको ये कंफर्म करना चाहे, इलावा एकदम क्लियर करिए भाई, आप गड़ा गड़ा देखें कुंडली एक दाहिनी धारा, एक दाहिनी धारा, एक दाहिनी में, इधर कंफर्म हो गए कि व्हेन धारा बहिंग इन एनी कुंडली एंड धरिंग एनी चुंबकीय सुई आसपास टू द कुंडली, देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द कुंडली, इन द चुंबकीय सुई। माने जब कुंडली में, इट्स अंग्रेजी, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके नज़दीक निकट रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब कुंडली में धारा बहने से कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इन्होंने देखा कि अगर ये धारा बढ़ाते जाएं तो सुइया डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा रही थी, माने चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, मान, ताकत बढ़ती जा रही थी। और जो परिपथ में धारा या जो कुंडली में धारा बह रही थी उसकी दिशा बदल दी है, धन कोरिडोर को धन, तो जो डिफ्लेक्शन था उसकी भी दिशा बदल गई। तो 3-4 बातें आई। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली के नज़दीक स्थित चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। यह विक्षेप किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय सुई में बहने वाली धारा पर। चुंबकीय सुई में विक्षेप तब ज़्यादा होता है जबकि कुंडली में बहने वाली धारा का मान बढ़ा दो। चुंबकीय सुई में विक्षेप कम होता है जबकि कुंडली में बहने वाली धारा का मान कम करो। और अगर धारा बहना बंद हो जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी नहीं प्राप्त होता। और अगर कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदल जाए तो भी कुंडली में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो 4-5 बातें हुई। डोला, यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के नज़दीक स्थित चुंबकीय सुई क्या प्राप्त होता है? यह विक्षेप कब बढ़ता है? जब कुंडली में बहने वाली धारा का मान बढ़ाया जाए। और जब कुंडली में बहने वाली धारा का मान कम किया जाए तो विक्षेप, कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदल दी जाए तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। और कुंडली में बहने वाली धारा को बंद कर दिया जाए तो फिर विक्षेप बंद हो जाता है। तो अरस्टिड बड़ा ध्यान से इसको सुने, समझे, जाने, फिर भौकाल टाइट कर दिए, टाइट करके लेक्चर मार दिए कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। और बच्चों, इस प्रयोग को हाई फाई में अरस्टिड ने किया और बाद में ये जाना कि जरूरी नहीं है यह बात कुंडली के साथ हो। ये सारी आकृतियाँ, माने अगर सीधा चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसके भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। कुंडली नुमा चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो इसको चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाए तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। टोरॉयड में भी धारा प्रवाहित किया जाए तो टोरॉयड के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा।
तो बच्चों हमने बताया था कि अरिस्टोटेवा ये जो थोड़ के खोजा, उसी से खोजम खोजा होने लगा। तो यहाँ देखो जरा सुष्मित जी पेन बंद करके, कि यदि किसी सीधे चालक तार या कुंडली नुमा चालक तार या परिनालिका या टोरॉयड में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, धारावाही टोरॉयड कहलाते हैं। और इन सब के धारा प्रवाह के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, माने ये सब एक प्रकार के चुंबक हो जाते हैं। और इस प्रकार बने चुंबकीय क्षेत्र का मान इनमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता है, बंद करने या जीरो करने से समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रवाहित धारा की दिशा पर डिपेंड करती है। तो ये इतना बातें बताए हमने, बताया कि इसके बाद बहुत सारी खोजें होती जाएंगी। तो इस चैप्टर की सबसे पहली महत्वपूर्ण हेडिंग जिसको आना एग्जाम में वो बताने जा रहे हैं कि ये जब जो है बातें बता दिया अरिस्टोटेवा ने, तो दो साइंटिस्ट थे, बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट बाकायदा कई सारा प्रयोग परीक्षण किए और इन आकृतियों के कारण, माने धारावाही टोरॉयड, धारावाही परिनालिका, धारावाही कुंडली, धारावाही सीधा चालक तार में जो भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसकी प्रबलता, उसका मान निकालने का फार्मूला आविष्कार किया। मतलब बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही आकृतियों के कारण बन जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र बताया। मतलब इन्होंने निकाला, बताया होगा कि कोई धारावाही कुंडली है तो उसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस धारावाही परिनालिका के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। और उसे कहा गया बायो सेवर्ट का नियम। तो एक बात तो दिमाग में धर लो कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट का नियम किसी धारावाही आकृति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने वाला नियम है। अब आप समझ गए कि बायो सेवर्ट का नियम कई सारा होगा। क्यों? बायो सेवर्ट का नियम इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा। देयर आर सो मेनी नियम ऑफ बायो सेवर्ट, लेकिन सारे नियम में केवल क्या निकाला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही कुंडली नुमा चालक तार, धारावाही परिनालिका, धारावाही टोरॉयड में धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा ज्ञात हो जाता है। तो बायो तथा सेवर्ट के नियम अब आपको एक एक बताने चल रहा हूँ कि बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आकृतियों के लिए कैसे निकाली जाती है। लेकिन बच्चों यहीं पर सुष्मित जी एक काम की बात, बायो तथा सेवर्ट का नियम किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और अलग अलग आकृतियों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आती है, तो बायो तथा सेवर्ट नियम अलग अलग भी है। लेकिन सबसे पहले देवेश जी सोते हुए सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम था वो कोई धारावाही चालक तार के किसी छोटे टुकड़े के कारण निकाला गया था। तो किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट ने निकाला था। तो अगर कभी कहे कि बायो तथा सेवर्ट नियम क्या है समझाओ 3 नंबर में, तो जान लो कि आपको जब नाम नहीं ले रहा है आकृति का तो जो सबसे पहले उन्होंने मेन नियम दिया था वही आपको बताना है। माने बायो तथा सेवर्ट नियम द्वारा धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वो शॉर्टकट में पूछ रहा है। और अगर जो है नाम नहीं देगा तो ये वाला निकालोगे, अन्यथा वो नाम देगा। नाम कैसे देगा? कहेगा किसी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो सेवर्ट नियम बताओ, या क्या कहेगा किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो तथा सेवर्ट नियम बताओ। नाम बोलेगा आकृति का, और जब नाम बोलेगा तो फिर वही वाला दोगे जिसका नाम बोला है, और नाम नहीं बोलेगा तो अल्पांश वाला दोगे। ठीक है, मेन नियम अल्पांश वाला है। अल्पांश वाला 10th में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ अलग तरीके से। और बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमारी किताब में 2 प्रकार के नियम अब पढ़े जाते हैं। 2017 तक नहीं था, 2017 के बाद आ गया है। 2017 तक बायो तथा सेवर्ट नियम ही पढ़ा जाता था
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। 2017 के बाद एम्पियर जो थे उन्होंने एम्पियर का परिपथी नियम, जैसे गॉस थ्योरम पढ़े हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने का, तो वैसे ही एम्पियर का परिपथी नियम गॉस नियम की ही तरह है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का नियम पढ़ा जाता है। और परिपथी नियम में भी अलग अलग आकृतियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का नियम पढ़ना है। अब आप समझ गए 10 नियम हो गया, नहीं हो गया 10? देखो बता रहा हूँ, बायो तथा सेबर्ट के नियम द्वारा इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण कुल 4-5 आकृति है के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का 4-5 नियम ये हो गया, और 4-5 एम्पियर वाला हो जाएगा। सभी आकृतियों का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का एम्पियर परिपथी नियम नहीं रहेगा, तो 8-10 नियम हो जाएगा कि नहीं, और उसके बाद 3-4 नियम और भी हैं। तो बच्चों ये चैप्टर नियमों का भंडार, सिद्धांतों का भंडार, डेरिवेशन का भंडार है, तो लेंथी चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने थोड़ा समय। बायो तथा सेबर्ट का नियम, हमने बताया बेटा कि बायो तथा सेबर्ट नियम किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। कोई भी धारावाही आकृति हो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यही हम लोग ज्ञात करते हैं, और किस नियम द्वारा? बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा। तो ध्यान दो जरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? और अभी आप देखोगे बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, सब डेरिवेशन है लेकिन बहुत ही सरल, इस तरह डेरिवेशन आपने कभी नहीं किया होगा। सबसे पहला और जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, किसी धारावाही, मतलब धारावाही रही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण, गौर समझिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही मजेदार रीडिंग है। यहाँ देखिए, अगर ये बेटा कोई एक चालक तार हो, अब अगर इसमें धारा बह रही हो आई, तो इसका मतलब एक ऐसा चालक तार हो गया, धारावाही चालक तार। इसका कोई एक छोटा टुकड़ा ले लो, छोटा टुकड़ा एम, धारा जो इसमें बह रही है अल्पांश में भी बह रही होगी, सुहाना कोई दिक्कत। इस अल्पांश छोटे टुकड़े की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं लंबाई है डेल्टा एल। अल्पांश से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु यस है, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कितना बनी है मालूम करना है। फिर से देखो, ये कोई एक धारावाही सीधा चालक तार है, इसका ये कोई एक अल्पांश छोटा टुकड़ा है एम एन, कितने लंबाई का? इस तार से आर दूरी पर और थीटा दिशा में, यहाँ स्थान यस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो तो इसे ही प्राप्त करना है। तो बायो तथा सेबर्ट ने बहुत सारा प्रयोग किया और ये पाया कि किसी अल्पांश, किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बने इतनी बातें बताया और ये सारी बातें इकट्ठा कर दो, इसे ही बायो तथा सेबर्ट का नियम कहते हैं। माने प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेबर्ट ने यह बताया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से साइन की दिशा के समानुपाती,
और अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात। इकट्ठा कर दो, डेल्टा बी समानुपाती से इकट्ठा कर दो, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान स्क्वायर। और प्यारे बच्चों समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है, कोई नियतांक, तो डेल्टा बी बराबर, यहाँ पर नियतांक यूज हुआ, इन्होंने यूज किया था म्यू नॉट अपान 4 पाई। जैसे विद्युत वाले में आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई यूज हुआ है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो है अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानने का सूत्र है बायोट सेवर्ट का। यहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, जैसे वहाँ वैद्युतशीलता है, और ये सूत्र है, और ये इस तरह से जो है बायोट सेवर्ट नियम का डेरिवेशन है।